नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशोलॉजी चैप्टर 1 और ये क्लास 12th का सब्जेक्ट है और ये बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से बनाया जा रहा है और चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खासकर 12th के बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उपनिवेशवाद एक देश द्वारा दूसरे देश या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा हो या थोड़ा हो, राजनीतिक नियंत्रण लेना है या फिर उसके संसाधनों, अर्थव्यवस्था, उससे द्वारा लाभ कमाना, यही सब उद्देश्य रह जाता है। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि कोई एक देश जो है संपूर्ण शक्तिशाली देश, वो दूसरे देश पर उस पर कब्जा कर लेता है, उसके राजनीति में अपना नियंत्रण जमा लेता है, उसके यहाँ जो भी संसाधन है या फिर उसके यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है उससे लाभ कमाने लगता है। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिश ने हमारे भारत देश पे किया था। इसके अलावा यहाँ पे बसने वाले के साथ साथ कब्जा करने की भी प्रथा होती है, मतलब हुकूमत करना शुरू कर देता है। क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये दोनों प्रथाओं में एक कमजोर क्षेत्र पर एक प्रमुख देश का राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण शामिल कर लेना है। साम्राज्यवाद या फिर उपनिवेशवाद, दोनों में यही होता है कि एक कमजोर देश, राज्य या क्षेत्र पर दूसरे शक्तिशाली देश, क्षेत्र या राज्य नियंत्रण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इसलिए उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद से अलग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों में तो होता है एक ही चीज ऐसा है कि एक जगह दूसरे जगह के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेता है, और यही उपनिवेशवाद में भी होता है और साम्राज्यवाद में भी होता है। प्राचीन काल से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक, बहुत पहले से अगर बात कर लें तो 20वीं सदी की शुरुआत तक शक्तिशाली देश उपनिवेशवाद के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खुलेआम संघर्ष करते रहे। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह के उपनिवेशवाद को दूसरे देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के दिखाया है। जैसे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने तक यूरोपीय शक्तियों ने, यूरोप के जितने भी शक्ति थी, उन लोगों ने लगभग हर महाद्वीप पर, हर देशों पे अपना कब्जा कर लिया था। जैसे कि इंग्लैंड की बात कर लें, अंग्रेजों की बात कर लें तो भारत पे, पाकिस्तान पे, इन सभी जगहों पे तो इनका अपना क्षेत्र ही था, इनका इन्हीं का राज चलता था। हालांकि पाकिस्तान उस समय नहीं था, फिर भी भारत की अगर हम बात करें तो वो सब तो उस समय भारत ही हुआ करता था। तो एक विशाल भूखंड पे उनका अधिकार था। ये उपनिवेशवाद अब इतनी आक्रामकता से नहीं अपनाया जाता है। आज के समय में अगर बात कर ले तो वह इतना आक्रामक नहीं है, लेकिन इस बात का प्रमाण आज भी है कि आज के दुनिया में भी एक ताकत बना हुआ है और वो दूसरे देश को दबाने की काम करता है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे खुलेआम आपको समझाता हूँ। अमेरिका की बात कर लें, रूस की बात कर लें, तो ये सब अपने आप को शक्तिशाली देश समझते हैं और ये दूसरे देशों पे अत्याचार भी करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो। ये बात से आप नकार नहीं सकते हैं कि अपने शक्ति का स्वरूप ये कमजोर देशों के ऊपर दिखाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। औपनिवेशिक शक्तियां आमतौर पर उन लोगों के मूल निवासियों पर अपना भाषा क्या करते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति के अंदर जब एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, राजनीतिक शक्ति थोप देता है, तो वहां के निवासियों पर ये अपनी भाषाएं थोपने लगते हैं, अपनी संस्कृति थोपने लगते हैं और उन्हें उपनिवेशित करते हैं। जैसे हम अपने भारत की बात कर लें तो आज भारत में आपने देखा होगा जीन्स है, छोटे छोटे कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हमारे भारत की सभ्यता में नहीं है, लेकिन आज भारत में चल रहा है। क्यों? ये किन कारणों से हुआ? तो ये हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उसी समय ये अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई, ये विदेशी कपड़े हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए, बहुत प्रकार के खान पान थे वो भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए। तो ये सारी चीजें औपनिवेशित होती है। 17वीं सदी के दौरान क्या हुआ कि फ्रांसीसी और डच विदेशी साम्राज्यों की स्थापना के साथ साथ उपनिवेशवाद जो है वो फला फूला, बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ 17वीं शताब्दी में, जब फ्रांसीसी और डच विदेशी अपना उपनिवेशवाद फैला रहे थे। साथ ही साथ अंग्रेजी विदेशी संपत्ति, जिसमें औपनिवेशिक संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल था, अमेरिका का वर्चस्व तो आज भी आपको देखने को मिलता है, और बाद में विशाल ब्रिटिश साम्राज्य बन गया ये सब मिलके। 1900 के दशक की शुरुआत की बात कर ले, अपनी शक्ति के चरम पर जब ये पीक पर थे, तब पृथ्वी की सतह का लगभग 25% हिस्सा इनके कब्जे में था और 75% हिस्सा इनसे बचा हुआ था। इसको कवर करने के लिए दुनिया भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य को उचित रूप से उस साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। मतलब पूरे पृथ्वी के 25% हिस्से पे कब्जा करना कोई आम बात नहीं है, जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ऐसा साम्राज्य था इनका। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य था कि हमेशा इनके साम्राज्य में
सूर्य उगा ही रहता था। राष्ट्रवाद के बारे में ये भी आई रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद या संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वो अपने आप को समेटता कैसे है? तो इतिहास के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से, संस्कृति के आधार पर वो एकीकृत होते हैं। इन सीमाओं के कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए मैं फ्रांस की क्रांति का ही एक उदाहरण ले लेता हूं। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांसीसी बोलने वाले जितने भी भाषा के लोग थे, उन्होंने अपने एक राष्ट्र का निर्माण किया था ना। तो ऐसे ही किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके इतिहास के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से ही किया जाता है। राष्ट्रवाद उन लोगों द्वारा व्यक्त की गई एक विचारधारा है, एक समझ है, जो दृढ़ता से मानते थे कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। जो लोग ये मानते थे, ये भारत की हम बात कर लेते हैं, फ्रांस की, रूस की, जहाँ की बात कर लो, तो लोगों के द्वारा ये माना जाता था कि उनका जो देश है, उनका जो राष्ट्र है, वो अन्य सभी राष्ट्रों से श्रेष्ठ है। और यही भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपको दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन लगता है, तो मैं क्या बताऊंगा? भारत देश हमारा सबसे महान है, क्योंकि अपना देश सबसे महान है। तो यही श्रेष्ठता की जो भावना है, यही राष्ट्रवाद की उत्पत्ति करता है। श्रेष्ठता की ये भावनाएं अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर ही आधारित होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो देखिए, राष्ट्रवाद का उद्देश्य देश की लोकप्रिय संप्रभुता, स्वयं शासन करने का अधिकार, उनका रक्षा करना, आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दबावों की उसकी रक्षा करना। अब यहाँ समझ लीजिए राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या होता है राष्ट्रवाद। तो राजनीति के हिसाब से राष्ट्रवाद जो है वो अपने संप्रभुता, अपने आज़ादी, स्वयं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अपनी रक्षा, समाज की रक्षा, वैश्वीकरण मतलब व्यापार पूरे विश्व में, इनके द्वारा सांस्कृतिक दबाव, जो दबाव होते हैं, जो प्रेशर होता है, इन सभी से रक्षा करना है। इस अर्थ में आप राष्ट्रवाद की वैश्विकता के विरोध के रूप में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रवाद में आपको यहाँ पे वैश्विकता का विरोध भी कई बार देखने को मिलता है, उदाहरण के रूप में। समुदाय के बारे में, तो देखिए समुदाय का अर्थ, देखिए इस पूरे चैप्टर में जो 3 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। उपनिवेशवाद भी VVI रहेगा, पहले चैप्टर में यही टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राष्ट्रवाद जो है ये इसका दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आने की संभावना है। और समुदाय भी इंपॉर्टेंट है, और समुदाय के अलावा वर्ग है हमारे पास, उसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना होता है, हेल्प करना होता है, मदद करना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का, लोगों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है, एक साथ एक जगह, एक संस्कृति, एक धर्म, एक मान, विचार, प्रतिष्ठा को मिला के चलने की भावना उत्पन्न होती है, तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। यही तो समुदाय कहलाता है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव होता है, हम की भावना भी पाई जाती है कि हम अच्छे तो हम अच्छे। समुदाय के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वान जो हैं, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता जो हैं, उन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो अब किस ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि समुदाय को कैसे एक्सप्रेस किया गया है। मैकाइवर के अनुसार क्या कहा गया है? तो मैकाइवर ने कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य के कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। ये समाज के बारे में मैकाइवर ने कहा था। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, याद करना पड़ेगा आपको। ऑगबर्न और न्यू मेयर के अनुसार समाज के बारे में क्या कहा गया? तो इन्होंने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। ऑगबर्न एवं न्यू मेयर के अनुसार समुदाय के बारे में क्या कहा गया है? तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, बहुत ही पास पास में रहते हैं, जिनकी गतिविधियां एवं हितों के सम्मान केंद्र होता है, और जीवन की प्रमुख कोर में इकट्ठे होकर ये मिलजुल कर एक साथ समाज में रहते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। ये समुदाय के बारे में ऑगबर्न
एवं न्यूमेयर ने कहा था। बोगार्डस ने क्या कहा था? बोगार्डस ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है, ग्रुप है, जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो और एक निश्चित क्षेत्र में रहना हो, आपस में एक दूसरे के भावना के साथ जुड़े रहते हैं और निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, समुदाय कहलाता है। बर्न एवं निफकॉफ के अनुसार क्या कहा गया समुदाय के बारे में? तो समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है, एक ग्रुप है, भयंकर ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, जोर ग्रुप है। तो ये ऑगबर्न एवं निफकॉफ ने कहा था। एच मजुमदार के अनुसार क्या कहा गया? तो एच मजुमदार ने कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र मतलब जमीन के टुकड़े की सीमा हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है, मतलब एक सीमा क्षेत्र मतलब एक जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोगों का समूह है, ग्रुप है, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी पर डेविस के अनुसार भी कुछ कहा गया है। डेविस ने कहा है समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है, एक जगह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। इसमें समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने सभी क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। डेविस के अनुसार समुदाय को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पीवीआई एक और टॉपिक है वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? समुदाय और वर्ग आपके सिलेबस में है, तो वर्ग को जान लेते हैं। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। भारत के जो समाज हैं इसमें जो विभाजन हुआ है वो कई आधारों पर हुआ है। यही विभाजन जो है यही वर्ग कहलाता है, जिसमें सामाजिक वर्ग के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक वर्ग उन लोगों का समूह है जिनकी एक विशेष समय पर एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति होती है, इसलिए उनके पास कुछ विशेष शक्ति, अधिकार और कर्तव्य है। वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति की क्षमता महत्वपूर्ण है। वर्ग के आधार पर एक दूसरे से वो भिन्न भी होते हैं और भारतीय समाज में अनेक वर्ग विद्यमान है। हमारे अगर भारत की समाज की बात कर लें तो कई सारे वर्ग हैं मौजूद। अब उन वर्गों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि नगर के वर्ग की बात कर लें, सिटी के वर्ग की बात कर लें और शहरों के बारे में। तो एक उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है। उच्च वर्ग में धनी लोग आते हैं, शक्तिशाली लोग आते हैं, राजनीतिक नेता आते हैं, उद्योगपति आते हैं, IAS IPS श्रेणी के लोग आते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के, पैसे वाले रैंक के, बिजनेस व्यापारी वाले लोग इस उच्च वर्ग में आते हैं। मध्यम वर्ग में कौन आता है? मध्यम वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफेद पोस्ट लोग, छोटे व्यवसायी इसी श्रेणी में आते हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस वर्ग का उपयोग किया जाता है। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इनका उच्च वर्ग के साथ भी उठक बैठक होता है, निम्न वर्ग के साथ भी बैठक होता है, मतलब ये एक प्रकार का पुल का काम करते हैं। और निम्न वर्ग में कौन लोग आते हैं? तो जो अपने जीवन रोटी को चलाने के लिए डेली काम करते हैं, बिजनेस नहीं करते, ये लोग ना श्रम बेचते हैं। श्रम बेचने का मतलब है मजदूरी करना। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मजदूर लिखा हुआ है ना, इनके पास उत्पादन का कोई संसाधन नहीं होता, वो सिर्फ इन्हीं दो वर्गों के लिए काम करते हैं, उच्च वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए ये वर्ग काम करता है, तो ये निम्न वर्ग कहलाता है। तो हम गांवों के अंदर जो वर्ग मौजूद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गांवों में भी ना 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक होता है जमींदार या साहूकार वर्ग, दूसरा होता है किसान वर्ग और तीसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो जमींदार वर्ग में वो लोग आते हैं जो जमींदार होते हैं, जिनके पास बहुत जमीन होता है। साहूकार होते हैं जो पैसे वगैरह देते हैं। जमीन के पास बहुत धन और भूमि होता है, वो लोग आते हैं, हर प्रकार के सुख खरीद सकते हैं। साहूकार वह व्यक्ति होता है जो ब्याज पर ऋण देता है, पैसे देता है। गांव की सामाजिक व्यवस्था और राजनीति पर इनका नियंत्रण भी होता है। इनकी संख्या छोटी है, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। और दूसरा वर्ग जो है किसान वर्ग, इनका क्या होता है? ये किसान होते हैं, खेती करते हैं। इन सदस्यों के पास भूमि की छोटी जोत होती है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है और जीवन स्तर मध्यम पर चलता है, मतलब ठीक ठाक, न ज्यादा गरीब न ज्यादा अमीर, अपने काम के लायक चला लेते हैं। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है इनके हाथ में जमीन बिल्कुल नहीं होती, इनके पास बेचने के लिए केवल इनका श्रम है, मतलब मजदूरी है, मेहनत है। ये जमींदार के खेतों में काम करते हैं और किसान के जमीन पर इनकी संख्या अधिक है, परंतु इनकी आय और जीवन स्तर बहुत निम्न है। श्रमिक वर्ग की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका आय बिल्कुल कम है, इनके पास जमीन नहीं है। तो ये 3 प्रकार के आपको वर्ग गांवों में भी देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 ये सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था जो आपके एग्जाम के लिए तैयार करवाया जा रहा है, और चैप्टर का नाम था भारतीय समाज एक परिचय। बिल्कुल न्यू सिलेबस, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।